हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जीएस जोन के इस चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला के एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है कि इससे पहले वाले एपिसोड का आप सभी ने अवलोकन किया होगा। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने एपिसोड का अवलोकन कर अपने विचार भी व्यक्त किए थे। आशा है कि इस एपिसोड का अवलोकन भी आप अंतिम प्रश्न तक करते हुए अपनी स्थिति का आकलन करेंगे और इससे हमें भी अवगत कराएंगे। तो आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट का निर्माण किससे होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए में हिमनद जिसे अंग्रेजी में ग्लेशियर कहा जाता है, बी में पवन, सी में समुद्री लहर और डी में भूमिगत जल। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर चार ऑप्शंस देख रहे हैं, ये चारों अपरदन अर्थात इरोजन के दूत माने जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें एक आकृति स्टेलेक्टाइट भी है जिसका निर्माण इन चारों अपरदन के दूतों में से किसके द्वारा किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण कैसे होता है। तो यह स्थलाकृति जो बनती है गुफा के अंदर, यह चूना पत्थर के भंडार में बनती है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के भंडार में जब कोई पानी प्रवेश कर जाता है तो यह बीच का जो हिस्सा है वह यहाँ का चूना पिघलकर बह जाता है और यह बीच का हिस्सा खाली हो जाता है। इसके बाद इस गुफा की छत से चूना मिश्रित जल ऊपर से नीचे की ओर टपकना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यह शंकु के आकार में ऊपर से नीचे की ओर यह चूना मिश्रित जल ऊपर से नीचे की ओर टपक रहा है और एक समय ऐसा आता है कि ये चूना मिश्रित जल सूखकर जटा की भांति लटका हुआ दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप इस प्राकृतिक चित्र में आप देख सकते हैं, ये जटा की भांति ऊपर से नीचे की ओर ये लटके हुए हैं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जो शंकु आकार में जो आकृतियां नीचे की ओर लटकती है उन्हें हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं, जबकि जो दूसरी आकृति बनती है स्टेलेग्माइट, वह ऊपर से जो चूना नीचे जमीन पर टपकता है यह एक पिंड के रूप में जमा होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसकी आकृति भी शंकु के आकार की भी होती है अथवा यह किसी पिंड के आकार में भी जमा हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पिंड के आकार में भी जमा है, जबकि कुछ आकृतियाँ शंकु के आकार में ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब ऊपर का स्टेलेक्टाइट नीचे की ओर बढ़ता है जबकि नीचे का स्टेलेक्टाइट ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और एक समय दोनों आपस में यहाँ पर सट जाते हैं। और जब दोनों सट जाते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत एक खंभे का रूप धारण कर लेता है। इन तीनों आकृतियों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि स्टेलेक्टाइट का निर्माण अपरदन के किस दूत से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूमिगत जल अर्थात ऑप्शन डी। आज के एपिसोड का दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से आच्छादित है? ऑप्शंस हैं, ए में मेघालय, बी में त्रिपुरा, सी में नागालैंड और डी में मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा त्रिपुरा। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में पूरे भारत का नक्शा दिखाया गया है, जबकि दूसरा जो चित्र है उसमें सिर्फ त्रिपुरा का नक्शा दिखाया गया है। यहाँ आप जो बाएं चित्र में देख रहे हैं यह 7 सिस्टर्स का एरिया दिखाया गया है जिसमें 7 राज्यों का समूह है। इसी 7 राज्यों में एक राज्य ये त्रिपुरा है जो आप यहाँ पर दाहिने तरफ वाली चित्र में देख सकते हैं कि तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से ये घिरा हुआ है। ये लाल रंग का जो ये बॉर्डर दिखलाया गया है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, जबकि पूरब में यह राज्य त्रिपुरा राज्य आसाम और मिजोरम राज्य से इसकी सीमा मिलती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा त्रिपुरा, जो तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ राज्य है। आज का जो तीसरा प्रश्न है वह है, कश्मीर के मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए में दून, बी में मर्ग, सी में बुग्याल और डी में पयार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मर्ग। चित्र में देख सकते हैं मध्य हिमालय में पाए जाने वाले एक मर्ग को दिखाया गया है और इन्हीं मर्ग पर जो कुछ शहर डेवलप हो जाते हैं उन्हें मर्ग के नाम से उनका नाम रखा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग, खिलनमर्ग ऐसे शहर हैं जो इन्हीं घास के मैदान पर विकसित हुए हैं। तो कहीं भी अगर मर्ग नाम से कोई शहर का नाम हो तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह घास के मैदान पर डेवलप हुआ कोई शहर है।
इस प्रश्न के अन्य जो ऑप्शंस हैं उस पर भी हम विचार करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो बुग्याल और प्यार दिया हुआ है, यह भी मध्य हिमालय में पाया जाने वाला घास का मैदान ही है। तो अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम है। कश्मीर में जिसे मर्ग कहा जाता है उसे ही उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। जबकि ऑप्शन ए में जो दून दिया हुआ है, वह दून जो बाह्य हिमालय का क्षेत्र है, अर्थात जो सबसे दक्षिणी हिमालय है, वहाँ जो झील नुमा बड़े बड़े तालाब पाए जाते हैं उन्हें दून कहा जाता है। और इन तालाबों के आसपास या उनके किनारे जो शहर विकसित होते हैं उनके नाम दून या द्वार के ऊपर रखा जाता है। जैसे आप जानते होंगे देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, इसी तरह तालाब के किनारे डेवलप शहर है। इसी तरह कोटद्वार या हरिद्वार, ये सब शहर जो हैं इसी प्रकार के दून के किनारे विकसित हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मर्ग। आज का चौथा प्रश्न है, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र पिडमोंट एरिया में पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर युक्त आर्द्र दलदली मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए में भाबर, बी में खादर, सी में जलोढ़ और डी में संप्राय। इस चित्र को देखने के बाद आप प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पर्वत से नदी निकल रही है और यहाँ पर तीन तरह की मिट्टियाँ दिखाई गई हैं। एक भाबर मिट्टी, दूसरा यहाँ पर है बांगड़ मिट्टी और तीसरी खादर मिट्टी। तो नदियों का जो पिडमोंट एरिया होता है, यह एरिया अर्थात नदी के ठीक नीचे का हिस्सा जिसे गिरिपद या पर्वत पदीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की जो मिट्टी होती हैं वो कंकड़ पत्थर युक्त होती है। अर्थात नदी जो ऊपर से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाकर बिछा देती है, उनसे यह नदी, यहाँ की मिट्टी उन कंकड़ पत्थर से युक्त होती है। तो इस कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी को हम कहते हैं भाबर मिट्टी। इसके बाद नदी जब तराई क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो दो तरह की मिट्टी का निर्माण करती है। एक यहाँ आप देख रहे हैं ये बांगर मिट्टी है और दूसरा नीचे जो हरा रंग का दिखाई पड़ रहा है वो खादर मिट्टी है। तो यह जो बांगर मिट्टी है, यहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होती है, अर्थात बंजर हो जाती है। और जहाँ पर बरसात का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, यहाँ पर यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और इसे हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता काफी अधिक होती है। अब इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि हिमालय के गिरिपद क्षेत्र अर्थात पिडमोंट एरिया में पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर युक्त आर्द्र दलदली मैदान को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाबर। आज का पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर डोलड्रम का विस्तार है। आपके ऑप्शंस हैं ए में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ऑप्शन बी है 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, सी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, जबकि ऑप्शन डी है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। आप चित्र में देख रहे हैं ये 0 डिग्री पर जो अवस्थित रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, जबकि इसके दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो दो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं नीचे से और ऊपर से, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो हिस्सा है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यह हिस्सा जो है डोलड्रम प्रदेश कहलाता है। और यह एक शांत वायुदाब की पेटी है। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो काफी शांत गति से चलती हैं, इसलिए इसे डोलड्रम प्रदेश कहा जाता है। यह सूर्य से काफी नजदीक होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती रहती हैं और दिन में कई बार इस क्षेत्र में अवस्थित भौगोलिक प्रदेशों में वर्षा की स्थिति बनी रहती है। तो इस शांत पेटी को हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं, अर्थात 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो यह हिस्सा है यही डोलड्रम प्रदेश कहलाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। इस एपिसोड के अगले 5 प्रश्न जो हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जिनका सिलेक्शन काफ़ी सोच समझकर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में कौन संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं ए में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी एन राव, ऑप्शन बी।
जैसा कि आपको विदित होगा कि संविधान की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष का या सदस्यों के नाम अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ख़ास करके प्रारूप समिति अर्थात जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी के नाम आपके लिए जानना आवश्यक है और इन सभी को आप अपने ध्यान में रखेंगे। इसके लिए हमने सभी संविधान सभा की प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे, अध्यक्ष सहित सभी के नाम हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, जिसे आप अपने ध्यान में निश्चित रूप से रखना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, एक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यहाँ पर आप दो ब्रैकेट में नाम देख रहे हैं। एन माधवराव की ब्रैकेट में दिया है BL मित्र, और टी कृष्णामाचारी जो हैं वो DP खेतान। इन दोनों को स्थानापन्न के रूप में शामिल किया गया था। शुरू में BL मित्र और DP खेतान संविधान की प्रारूप समिति में चुने गए थे, परंतु इसमें DP खेतान की मृत्यु हो गई थी और BL मित्र किसी कारण से संविधान की प्रारूप समिति से हट गए थे। तो इन दोनों के स्थानापन्न के रूप में एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी को फिर शामिल किया गया था। तो इन सभी नाम को आपको याद रखना है, और इसे याद रखने के लिए एक काफ़ी अच्छा आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष को छोड़कर बाकी जो 6 सदस्य हैं, इन सभी 6 सदस्यों के नाम कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में आप याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एन गोपाल स्वामी अयंगर में गोपाल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर में कृष्णा, उसके बाद डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, यहाँ पर कन्हैया, फिर माधव और कृष्णा। ये सभी 5 नाम जो हैं वो आप देख रहे हैं कि कृष्ण जी जो भागवत धर्म के एक भगवान के रूप में माने जाते हैं, उनके पर्यायवाची नाम है। और एक नाम लास्ट में जो है वह है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इनको छोड़कर बाकी सभी नाम जो हैं वो कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में है, इसलिए आपको याद करने में यह आसानी हो सकती है। आज के एपिसोड का 7वां प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शंस हैं, ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि ऑप्शन डी में KM मुंशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप जानते होंगे कि संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उसी में 6 मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही यदि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकार, कोई अथॉरिटी करती है, तो हम उसे न्यायालय का विषय बना पाते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार, उन संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अतिरिक्त जो 5 अन्य मौलिक अधिकार हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एपिसोड का 8वां प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? ऑप्शंस हैं, ए में स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति, जबकि ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता समिति। तो आप इन सभी चारों समितियों के बारे में आपको जानना होगा। हालांकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसके आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन तत्कालीन सरकार ने 1956 ईस्वी में किया था, और समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दिया था, जिसे 1958 ईस्वी में सरकार ने स्वीकृत कर लिया था। और इसी समिति की सिफारिश पर सबसे पहले 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और जैसा कि विदित है कि वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। इस प्रश्न के अन्य ऑप्शंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो ऑप्शन ए में है। इस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। यह प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में।
इसी प्रकार ऑप्शन बी में अशोक मेहता समिति, तो इस समिति के बारे में भी आपके लिए जानना आवश्यक है। यह इस समिति का जो गठन हुआ था वो 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसने पंचायती राज व्यवस्था के समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी जो अशोक मेहता के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो अशोक मेहता समिति को यह काम दिया गया था कि वो पंचायती राज व्यवस्था में जो आवश्यक सुधार हो सकता है उसे करने के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करे। और अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जगह पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, परंतु तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं इस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था और पुनः त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू रही, जो अब तक लागू है। और ऑप्शन सी में जो कोठारी समिति है, इस समिति का गठन 1964 ईस्वी में दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में हुआ था और इस समिति ने शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। और कोठारी समिति की सिफारिश पर ही आपको जैसा पता होगा कि 10+2+3 पद्धति जो अब तक कुछ दिन पहले तक लागू थी, वो कोठारी समिति की सिफारिश पर ही लागू की गई थी। तो ये सभी समितियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः आप इसके बारे में जान लें कि स्वर्ण सिंह समिति, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति का संबंध है, जबकि वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से लागू हुआ था, जबकि कोठारी समिति ये शिक्षा से संबंधित है। तो ये सभी समितियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड का 9वां प्रश्न है, दल बदल संबंधी प्रावधान पहली बार किस संविधान संशोधन से लागू किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं, ए में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी, जबकि ऑप्शन डी है 97वां संविधान संशोधन 2004 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी, जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था और इसके द्वारा किसी भी पार्टी से अलग होने अथवा नई पार्टी बनाने के लिए न्यूनतम जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वह 1/3 थी। इसके बाद पुनः एक संविधान संशोधन 2004 ईस्वी में हुआ था, 97वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा पार्टियों को तोड़ने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 2/3 निर्धारित किया गया था। तो पहली बार जो दल बदल संबंधी कानून पारित हुआ था वह 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। आज के एपिसोड का 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है? ऑप्शंस हैं, ए में अनुच्छेद 39 क, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, जबकि ऑप्शन डी है अनुच्छेद 45। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की चर्चा की गई है, परंतु आप यह भी जानते होंगे कि इस भाग को लागू करने के लिए न तो सरकार को बाध्य किया जा सकता है और न ही इसे न्यायालय का विषय बनाया जा सकता है। तो इसी कारण आज तक यह कॉमन सिविल कोड भारत में लागू नहीं हो पाया, अर्थात भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाने की या अलग अलग कानून के पालन करने की छूट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। अब प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक जो प्रश्न है वो इतिहास विषय से संबंधित हैं। तो आइए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी की लाहौर जेल में अनशन करते हुए मृत्यु हो गई थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में सुखदेव, बी में बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है राजगुरु और ऑप्शन डी है यतीन्द्रनाथ दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यतीन्द्रनाथ दास। यतीन्द्रनाथ दास पर यह आरोप था कि 8 अप्रैल 1929 को जो बम भगत सिंह और सुखदेव ने केंद्रीय असेंबली भवन पर फेंका था उसे बनाने में इनका भी हाथ था, और इसी आरोप में जब इन्हें गिरफ्तार करके लाहौर जेल में बंद किया गया तो एक अच्छा बिहेवियर नहीं होने के कारण इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था और लगातार 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
12वां प्रश्न है, आधुनिक भारत के संदर्भ में धन अपवाह का सिद्धांत अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस हैं, ए में रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी है गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी रमेश चंद्र मजुमदार और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को जो प्रस्तुत करने वाले थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और अनेकों बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निष्कासन के सिद्धांत या धन अपवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन भारत के संदर्भ में किसने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दादा भाई नौरोजी होगा। और इस सिद्धांत में उन्होंने धन अपवाह के सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने यह बतलाया था कि कैसे भारत से धन का अपवाह अर्थात धन का बहाव जो है वो इंग्लैंड की तरफ हो रहा है। एपिसोड का 13वां प्रश्न है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं, ए में लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जबकि ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लोग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि इंग्लैंड से जो भी प्रशासक भारत में शासन करने के लिए आए उनमें लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुधारों के लिए याद किया जाता है। इन्होंने कई सामाजिक कुप्रथाओं को भी भारत में समाप्त किया था। हालांकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ भी इन्हीं के समय में हुआ था, लेकिन इनके शासनकाल में भारत में एक प्रथा जिसे ठगी प्रथा के नाम से जाना जाता है, यह काफ़ी व्याप्त थी और लोग ठगे जाते थे। और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी और कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से ही भारत में ठगी प्रथा का अंत हो सका था। यहाँ पर हमने भारत में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कुरीतियाँ जो व्याप्त थी उन्हें समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल के नाम दिए हैं और कुप्रथा के साथ, ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में अगर ये पूछा जाए कि इन कुप्रथाओं को किसने समाप्त किया था तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकें। तो आप इन्हें निश्चित रूप से याद कर लेंगे। जैसे सती प्रथा का अंत भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। इसी प्रकार ठगी प्रथा, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में भी देखा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधवा विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में इस प्रथा को शुरू की गई थी, मतलब विधवाओं को विवाह करने का अधिकार दिया गया था। और नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे उनके समय में नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इसी प्रकार भारत में दास प्रथा का अंत करने का श्रेय लॉर्ड एलनबरो को है, जबकि शिशु वध प्रथा को समाप्त किया था भारत में सर जॉन शोर ने। एपिसोड का 14वां प्रश्न है, निम्न घटनाक्रम को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, खास करके जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ घटनाओं को क्रमिक रूप से सजाने के लिए दिया जाता है। तो इसी प्रकार का यह प्रश्न है जिसमें 4 कूट दिए गए हैं। 1 में पूना समझौता, 2 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 3 में दांडी मार्च और 4 में नेहरू रिपोर्ट। अब इन चारों को आपको क्रम से सजाना है कि पहले से बाद वाले के क्रम में घटनाएं कैसे घटित हुई हैं, कौन सी घटना पहले है और कौन सी घटना उसके बाद में घटित हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप जानते हैं पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच, जबकि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में, जबकि दांडी मार्च जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था 1930 ईस्वी और नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके बाद तीसरा जो है दांडी मार्च और सबसे अंत में आएगा यहाँ पर पूना समझौता जो 1932 में हुआ था। आज के एपिसोड का जो 15वां प्रश्न है वह है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शंस हैं, ए में 22 सितंबर 1939, ऑप्शन बी है 22 अक्टूबर 1939, ऑप्शन सी है 22 नवंबर 1939 और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर 1939। सबसे पहले आपको यहाँ पर मुक्ति दिवस के बारे में जानना है कि मुक्ति दिवस आखिर मुस्लिम लीग ने मनाया क्यों था। तो
जैसा कि आपको मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था, इस युद्ध में भारतीय नेताओं से, भारत के जो कांग्रेसी नेता थे उनसे बगैर विचार विमर्श किए हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत को अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया था। और इसी के विरोध में जो उस समय 7 कांग्रेस शासित प्रदेश थे वहाँ की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और इसी से मुस्लिम लीग ने इसे दूसरे रूप में मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और उनका यह सोच था कि 7 राज्यों को कांग्रेस के कुप्रशासन से मुक्ति मिल गई, और इसी को उन्होंने इस रूप में मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मनाया था। अब प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक जो प्रश्न है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो कार्य हुए थे उनके साथ जोड़ा मिलाना है। जो जोड़ा गलत है वह आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए में है राजा चेलैया समिति कर सुधार, ऑप्शन बी है सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी निवारण, ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध, और ऑप्शन डी है नरसिंघम समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नरसिंघम समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। यह ऑप्शन गलत है, जबकि ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल सही हैं। अर्थात राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से था, जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं गरीबी निवारण से संबंधित था, और सरकारिया आयोग जिसका गठन केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था, तो ये ऑप्शन भी सही है। जबकि नरसिंघम समिति का गठन भारत में बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए किया गया था, जो यहाँ पर आपके ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा नरसिंघम समिति। आज के एपिसोड का 17वां प्रश्न है, किसने कहा था स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा विस्फीति अनुपयुक्त, परंतु दोनों में विस्फीति ज्यादा बुरी है। आपके ऑप्शंस हैं ए में एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, और ऑप्शन डी है डेविड रिकार्डो। यहाँ स्फीति और विस्फीति से तात्पर्य मुद्रास्फीति एवं मुद्रा विस्फीति से है, जिसे अंग्रेजी में मनी इन्फ्लेशन और मनी डिसइन्फ्लेशन या मनी डिफ्लेशन भी कहा जाता है। तो हम सभी जानते होंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति दोनों अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जहाँ मुद्रास्फीति में वस्तु एवं सेवाओं की महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है, वहीं विस्फीति में वस्तु एवं सेवा की उपलब्धता के बावजूद लोगों की क्रय शक्ति इतनी कम हो जाती है कि लोग उसे खरीद पाने या ले पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए स्फीति और विस्फीति दोनों को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी कारण प्रोफेसर केन्स ने कहा था कि स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा विस्फीति अनुपयुक्त, परंतु दोनों में विस्फीति ज़्यादा बुरी है। अर्थात यदि दोनों का तुलना किया जाए तो उसमें स्फीति विस्फीति से ज़्यादा अच्छी है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि स्फीति में महंगाई बढ़ जाने के बावजूद लोगों की क्रय शक्ति बनी रहती है और वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एवं जो सेवा है उसे ले पाने में सक्षम रहते हैं, परंतु मुद्रा विस्फीति में लोगों की क्रय शक्ति इतनी कम हो जाती है कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता के बावजूद लोग उसे खरीद पाने या सेवाओं को ले पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर केन्स। आज के एपिसोड का 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए में 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1966 ईस्वी, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी, जबकि ऑप्शन डी है 1984 ईस्वी। तो सबसे पहले आपको डिमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। तो जब सरकार काले धन के खतरे से निपटने के लिए पुरानी मुद्रा का प्रचलन समाप्त कर नई मुद्रा लागू करती है तो इसे हम विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक 2 बार विमुद्रीकरण की स्थिति आई है। पहली बार जब 1978 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय विमुद्रीकरण किया गया था, और दूसरी बार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। तो भारत में पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ था वह
1978 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1978 ईस्वी। आइए आज के एपिसोड के अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्थापित किए गए एटीएम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्रीन लेवल एटीएम, ऑप्शन बी ब्लू लेवल एटीएम, ऑप्शन सी रेड लेवल एटीएम, जबकि ऑप्शन डी है व्हाइट लेवल एटीएम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्हाइट लेवल एटीएम, अर्थात जो गैर बैंकिंग कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो एटीएम स्थापित किए जाते हैं उन्हें व्हाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। यहाँ पहले प्रकार का जो एटीएम आप देख रहे हैं, बैंकों के निजी स्वामित्व वाले एटीएम अर्थात बैंक ओन्ड एटीएम, इसका संचालन और प्रबंधन दोनों बैंक के पास निजी होता है, अर्थात बैंक खुद ही उस एटीएम का प्रबंधन और संचालन करती है और उस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसकी सिक्योरिटी और उसमें कैश डालने की व्यवस्था सभी बैंकों के द्वारा खुद किया जाता है और उस पर बैंक अपने नाम का लोगो लगाती है। जबकि यहाँ दूसरे प्रकार का जो एटीएम आप देख रहे हैं, ब्राउन लेवल एटीएम, इसे बैंक आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करवाती है और किसी निजी कंपनी अथवा अथॉरिटी को प्राधिकृत करती है अपने बैंक का एटीएम लगाने के लिए, जबकि उसका प्रबंधन अधिकार स्वयं बैंक अपने पास रखती है, परंतु संचालन अधिकार किसी कंपनी को वह प्रदान करती है। इस प्रकार के एटीएम पर भी कंपनी का अपना लोगो नहीं लगा होता है। जबकि तीसरे प्रकार का जो एटीएम है व्हाइट लेवल एटीएम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पर कोई लेवल नहीं होता है, बिल्कुल व्हाइट इसका लेवल होता है, तो इसी कारण इसे व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। यह व्हाइट लेवल एटीएम किसी निजी कंपनी के द्वारा लगाया जाता है और इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वह न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी वाली कोई कंपनी इसके लिए अप्लाई कर सकती है और उसको यह प्रबंधन अधिकार मिलता है कि वह अपना निजी एटीएम लगा सकती है। इस प्रकार का जो एटीएम होता है वह रिजर्व बैंक की पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो 2007 में पारित हुआ था, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, उसमें सबसे पहला व्हाइट लेवल एटीएम लगाने का श्रेय मिला था टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड को। और इस कंपनी के द्वारा टाटा इंडिकैश जो आप मार्केट में देखते होंगे एटीएम, वह इसी कंपनी का है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड का। इसके अलावा मुथूट कंपनी एवं इंडिया वन कंपनी, ऐसे कई एटीएम बाजार में आपको दिखाई पड़ते होंगे जो व्हाइट लेवल एटीएम हैं। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि गैर बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए एटीएम को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्हाइट लेवल एटीएम। आज के एपिसोड का 20वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का निम्न में से कौन सूचक नहीं है? ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी में साक्षरता, ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी है रोजगार प्रतिशत। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब हक ने किया था और तभी से संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर मानव विकास सूचकांक भी तैयार किए जाते हैं। तो इस सूचकांक को तैयार करते समय 3 जो इसके इंडेक्स हैं उसके आधार पर काम किया जाता है। तो इसमें एक इंडेक्स जो है वह गलत है जिसे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोजगार प्रतिशत, अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी में जो 3 इंडेक्स दिए हुए हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों सूचकों का मानव विकास सूचकांक को तैयार करते समय इन तीनों सूचकों का सहारा लिया जाता है, जबकि इसमें रोजगार प्रतिशत का कोई योगदान नहीं होता है। अब प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक जो इस एपिसोड का अंतिम सेक्शन है वह साइंस रिलेटेड है। तो प्रश्न संख्या 21 जो है वह निम्न में से किस गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए में कोल गैस, ऑप्शन बी है वायु अंगार गैस जिसे प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है मस्टर्ड गैस और ऑप्शन डी है भाप अंगार गैस जिसे वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस। यहाँ आपको बता दें कि इथिलीन की प्रतिक्रिया जब सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो इससे मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। यह एक अत्यंत विषैली गैस है और इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है।
इसका वाष्प जो है वह त्वचा पर फफोला पैदा कर देती है और इसमें रबड़ की सतह को पार करने की भी क्षमता होती है। और मस्टर्ड गैस का नामकरण इससे निकलने वाले एक सरसों तेल की तरह की सुगंध के कारण हुआ है। इसी कारण इसे मस्टर्ड गैस के नाम से जाना जाता है। आज के एपिसोड का 22वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा प्लेट में अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के रूप में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए में चांदी, बी में एल्यूमिनियम, सी में तांबा और डी में सिलिकॉन। जैसा आप जानते होंगे कि सौर सेल एक ऐसा उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस सौर प्लेट को बनाते समय एक सेमीकंडक्टर के रूप में धातु की आवश्यकता होती है। तो इस अर्धचालक के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह है सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिलिकॉन। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सौर प्लेट में अर्धचालक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आज के एपिसोड का 23वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में आइंस्टीन के सूत्र E=mc² में सी किसे इंगित करता है? ऑप्शंस हैं ए में ऊर्जा, बी में द्रव्यमान, सी में प्रकाश का वेग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आइंस्टीन ने अपने नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत में बतलाया था कि नाभिकीय विखंडन के समय नाभिक में जो द्रव्यमान की क्षति होती है वही ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाती है और इसे उन्होंने E=mc² के द्वारा सिद्ध करके बताया था। तो यहाँ पर सी जो है वह प्रकाश के वेग को इंगित करता है। आइंस्टीन के इस सिद्धांत को द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आज के एपिसोड का 24वां प्रश्न है, निम्न में कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़ी घटना नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए में मृगमरीचिका अर्थात मिरेज, ऑप्शन बी है हीरा का चमकना, ऑप्शन सी प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है, ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अमूमन जो चमकने वाली घटनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर मृगमरीचिका, हीरा का चमकना और प्रकाशिक तंतु ये सभी चमक से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनती हैं, जबकि तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तारों का टिमटिमाना। आइए आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना ऊष्मा के किस संचरण विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है चालन विधि, ऑप्शन बी है संवहन विधि, ऑप्शन सी है विकिरण विधि और ऑप्शन डी है उक्त सभी। इंग्लिश में इन तीनों विधियों को कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि ऊष्मा के संचार की यही 3 विधियां हैं और ऊष्मा का संचार चालन, संवहन और विकिरण विधि से ही होता है। तो चालन विधि में ऊष्मा का जो संचार होता है वह ठोस पदार्थों में होता है। इसमें माध्यम का प्रत्येक कण अपने अगले वाले कण को ऊष्मा का ट्रांसफर करता है और जिसके बाद पूरा का पूरा माध्यम गर्म हो जाता है। जबकि संवहन विधि गैस एवं द्रव में होता है। किसी भी द्रव या गैस में प्रत्येक नीचे वाला कण गर्म होकर ऊपर उठता है और ऊपर वाला जो भारी कण होता है, ठंडा कण, वह नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा माध्यम संवहन विधि से गर्म हो जाती है। जबकि ऑप्शन सी में जो विकिरण विधि है, इसमें जो ऊष्मा का जो स्रोत होता है वहाँ से जब ऊष्मा निकलती है तो माध्यम को प्रभावित किए बगैर वह पड़ने वाले सतह को प्रभावित करती है और उसे गर्म कर देती है। तो यहाँ पर आप क्लियर समझ गए होंगे कि सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा आती है वह विकिरण विधि से आती है, क्योंकि इसमें माध्यम गर्म नहीं होता बल्कि सीधा पृथ्वी पर जो ऊष्मा पड़ती है तो पृथ्वी इससे गर्म हो जाती है और पृथ्वी से जो फिर ऊष्मा विकिरित होती है, रेडिएट होती है, उससे वातावरण गर्म होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकिरण विधि। तो इस प्रकार से आज का ये एपिसोड 25 प्रश्नों का एपिसोड समाप्त हुआ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए यह एपिसोड काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आप अपने कमेंट्स जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।